सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी, गेट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोग एग्जाम रील की सीरीज में मैग्नेटिक सर्क्यूट पे डिस्कशन किए एंड देन ट्रांसफार्मर वगैरह वाले टॉपिक पे कंटिन्यू कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल मशीन के सेशंस को। तो उसके साथ साथ ये BEE के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और एक्सपेक्टेड है, सिलेबस के की पॉइंट में जितने भी पॉइंट्स आपको मेंशन किए गए हैं BEE के, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, उसके सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके मिक्स्ड वे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हम लोग क्रिएट कर सके, राइट। तो आपका मशीन का सेशन जो भी चल रहा है ट्रांसफार्मर वाला, वो कंटिन्यूड रहेगा। वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, लेक्चर्स मिलते रहेंगे, और देन आज के सेशन से हम लोग BEE भी कंटिन्यू करते हैं। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले हम लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पता होना चाहिए। RRB जे 2024 का एग्जाम फॉर्म फिलअप 30 जुलाई 2024 से चालू हो चुका है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 29 अगस्त 2024 है। तो इस ड्यूरेशन में फॉर्म जरूर फिलअप करिए, अच्छे से फिल कर लीजिए। RRB आपको बार बार मौका नहीं देगा कि एक बार फॉर्म गलत होने पे आप दोबारा उसी सेम नाम और नंबर या फिर और भी डिटेल्स के साथ दोबारा एप्लीकेशन कर सके, राइट। तो ध्यान से प्रिसाइजली फॉर्म फिलअप करिएगा। RRB जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गेट एकेडमी का जो कोर्स है 777 में प्रोवाइड किया जा रहा है। बोथ CBT 1 और CBT 2 आपको कवर कराया जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं CBT 1 और CBT 2 के अंदर, सारे के सारे इमीडिएटली आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। किसी तरीके का वेट करने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर है, जो कि CBT 1 जो भी एस्पिरेंट केवल और केवल CBT 1 के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो 499 में CBT 1 परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज CBT 1 और CBT 2 777 रुपीज में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सॉल्व करने की कोशिश करिए, आंसर बताइए, देन हम लोग फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछा गया है। What is the effect of total resistance when two resistors of equal value are connected in series? तो ऑब्वियस सी बात है, टू रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल वैल्यू R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, राइट। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में है, राइट, सीरीज में है तो R1 प्लस R2 होगा, R प्लस R 2R हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेट मी अनडू दी थिंग्स, ये इरेज कर लेते हैं हम लोग। आर आर प्लस आर 2R हो जाएगा, डबल हो जाएगी वैल्यू, राइट। आर प्लस आर 2R डबल हो जाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू। टोटल रेजिस्टेंस डबल, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस है, तो इतना आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इंडक्टेंस कैलकुलेशन। इंडक्टेंस कैलकुलेशन के बारे में बात करें, इंडक्टर विथ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 2 हेनरी मेंशन्ड है, is connected in series with the resistor R is equal to 4 ohm. What is the time constant of the circuit? तो टाइम कांस्टेंट RL सर्किट का क्या होता है, L बाई आर होता है, राइट। आर टाइम कांस्टेंट जो होता है L बाई आर होता है। L की वैल्यू 2 है एंड देन 4 1/2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेंस कैलकुलेशन से। कैपेसिटेंस कैलकुलेशन में आपसे टोटल कैपेसिटेंस पूछा है ऑफ टू कैपेसिटर्स ईच विथ अ कैपेसिटेंस ऑफ 4 माइक्रोफैराड कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कैपेसिटेंस टोटल जब पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं तो C टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2 हो जाता है। और अगर सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगता है, कैपेसिटेंस पे जस्ट अपोजिट होता है, राइट। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, 4 माइक्रोफैराड प्लस 4 माइक्रोफैराड इज नथिंग बट 8 माइक्रोफैराड। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज लूप ऑफ सर्किट इफ द सम ऑफ वोल्टेज राइजेस is equal to 12 volt and the sum of voltage drops is 7 volt, what is the net voltage around a loop according to the Kirchhoff voltage law? तो हम लोगों को पता होना चाहिए नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज राइज
माइनस वोल्टेज ड्रॉप, नेट वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज राइज माइनस वोल्टेज ड्रॉप। तो राइज कितना हो रहा था 12 वोल्ट, माइनस ड्रॉप कितना हो रहा है 7 वोल्ट, इज नथिंग बट आपका 5 वोल्ट आएगा आंसर। 5 वोल्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का ये फॉर्मूला है नेट वोल्टेजेस का, वोल्टेज राइज माइनस राइज जो हो रहा है वो प्लस में रहेगा ना, वोल्टेज राइज को प्लस में लिखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप को माइनस में लिखेंगे, नेट वोल्टेज का ये फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इतना डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप लोग आंसर निकाल चुके हैं। 5 वोल्ट इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे। देखिए यहाँ पे टॉपिक भी मेंशन है किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है, फॉर अ साइनसोइडल एसी वोल्टेज गिवन बाय v ऑफ t इज इक्वल टू vm sin ओमेगा t। यहाँ पे मेंशन है, लेट मी राइट वंस, v ऑफ t इज इक्वल टू vm sin ओमेगा t मेंशन है आपको, वेयर vm इज द पीक वोल्टेज। आप लोगों को पता है what is the instantaneous value of voltage at t is equals to t by 4 where t is the time period, where t is the time period। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। एंड इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 1 अपॉन टी लिखते हैं ना हम लोग, या फिर टी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो एफ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी। तो 2 पाई बाई टी, ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। यहां से हम लोग 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। देखिए इतना डिटेल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग सेक हम लोगों ने डिटेल में लिख रहे हैं, जिससे किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। और एग्जाम में इतना डिटेल स्टेप करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको इजीली आंसर पता है कि वीएम आने वाला है। लेकिन आज के सेशन में हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आंसर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट टी इज इक्वल्स टू टी बाई 4। सो एट टी इज इक्वल टू टी बाई 4, एट टी इज इक्वल्स टू टी बाई 4, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वी टी की वैल्यू क्या हो गई टी बाई 4, टी बाई 4 पे निकालनी है ना, तो टी बाई 4 पे क्या आ जाएगा वीएम साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या आई हुई है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड विथ टी की वैल्यू क्या है यही है ना, इसमें टी की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं। टी की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, आप यहाँ से पुट करेंगे, जो कि टी बाई 4 है, टी बाई 4 है। तो टी से टी कैंसिल एंड देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया v ऑफ टी बाई 4 इज इक्वल टू वी एम साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है 1। आपको मालूम है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि फॉर साइन का फंक्शन कैसा होता है कुछ इस तरीके से होता है ना वेव फॉर्म। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 180 की वैल्यू 0, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया v ऑफ t बाई 4 पे इसकी वैल्यू क्या होगी Vm होगी, Vm इज द राइट आंसर, Vm इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस, राइट। तो किसी भी तरीके कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। आपको मेंशन किया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है आई थिंक, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू से क्वेश्चन पूछा गया। द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज वेव फॉर्म इज 120 वोल्ट, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आपसे पूछा हुआ है। तो आपको पता है फॉर्मूला वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट टू, Vm बाई रूट टू। तो आप लोगों को पता है कि Vm इज इक्वल टू वी आर एम एस की वैल्यू कितनी मेंशन थी 120 रूट टू, 120 रूट टू, क्योंकि रूट टू यहाँ से आर एम एस वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगा, Vm की वैल्यू आ गई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोनेंस से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेंस अकर्स व्हेन, कब कंडीशन होता है रेजोनेंस का, व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में रेजोनेंस अकर होगा।
तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी भी पढ़ लेते हैं, द रेजिस्टेंस इज मैक्सिमाइज, बिल्कुल गलत। द टोटल इम्पिडेंस इज मैक्सिमम, मैक्सिमम की जगह यहाँ पे अगर लिखा होता मिनिमम तो हम लोग इसमें सोच सकते थे, राइट, क्योंकि ये भी एक कंडीशन हो सकता है। कंडीशन वही, इसी को इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं हम लोग, जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाए, मतलब कि जब टोटल इम्पिडेंस हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी लिखते हैं ना। तो एक्सएल जब एक्सी के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो केवल केवल क्या बच गया, रेजिस्टेंस, मतलब इंपिडेंस की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई ना। अगर ये सारी वैल्यूज थे तो इंपिडेंस की वैल्यू क्या थी, हाई थी। अब ये सारी वैल्यू जीरो हो गई रेजोनेंस के कंडीशन में, तो इंपिडेंस क्या हो गया, मिनिमम। मिनिमम इंपिडेंस पे रेजोनेंस कंडीशन अगर होता है तो मिनिमम रहता, तो हम लोग सोच सकते थे, अदरवाइज ऑप्शन सी इज रॉन्ग एज ऑफ नाउ, क्योंकि मैक्सिमम लिखा हुआ है। ऑप्शन डी है, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज जीरो, नो, बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी इज रॉन्ग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए स्टार डेल्टा से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इन अ स्टार कनेक्शन इफ द लाइन वोल्टेज इज 400 वोल्ट, व्हाट इज द फेज वोल्टेज। स्टार कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आई एल इज इक्वल टू आई पी होता है, आपने पढ़ा है डिटेल कोर्स में, और वी एल इज इक्वल टू रूट थ्री वीपी होता है। वी एल इज इक्वल टू रूट थ्री वीपी होता है। तो व्हाट इज द फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज इज नथिंग बट लाइन वोल्टेज कितना, 400 बाई रूट थ्री, 400 बाई रूट थ्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। अगर यही डेल्टा रहता तो डेल्टा में आप लोगों को पता होना चाहिए कि वी एल इज इक्वल टू वी पी होता है यहाँ पे, और आई एल इज इक्वल टू रूट थ्री आई पी होता है, रूट थ्री आई पी होता है। तो जस्ट इसका अपोजिट, इसमें करंट सेम होता है, इसमें वोल्टेजेस सेम होते हैं, और फैक्टर 3 से करंट चेंज होता है, इसमें फैक्टर रूट थ्री से वोल्टेज चेंज होता है, यहाँ पे रूट थ्री फैक्टर से करंट चेंज होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा एंड स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, लेट मी सी, क्वेश्चन नंबर 9। तो बताइए सॉल्यूशन। For a delta connected resistors network with each resistor having the value 6 ohm, what is the equivalent star connected resistor value। तो डेल्टा में जब इक्विवेलेंट, देखिए सारी ब्रांचेस के डेल्टा, डेल्टा के सारे ब्रांचेस में जो रेजिस्टेंस अवेलेबल हैं उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 6 ओम। तो स्टार में आपसे पूछा है कि इक्विवेलेंट अगर स्टार में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 6/3, तो जो कि 2 ओम हो जाएगी। 2 ओम इज द राइट आंसर। तो इसको रिमेंबर करने की टेक्निक क्या है, देखिए रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस स्टार से अगर डेल्टा में जाते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट इनके जो ब्रांचेस हैं, इस ब्रांच इस ब्रांच इस ब्रांच के रेजिस्टेंस अगर सेम हो, इस ब्रांच इस ब्रांच के रेजिस्टेंस अगर आइडेंटिकल हो, समान हो, हिंदी में बात करें तो स्टार, दिस इज स्टार, स्टार से डेल्टा, डेल्टा बड़ा होता है स्टार छोटा, स्टार टू डेल्टा अगर हम लोग जाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू या फिर इंडक्टेंस की वैल्यू 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर डेल्टा टू स्टार आते हैं, डेल्टा से स्टार में आते हैं, तो डेल्टा से, डेल्टा बड़ा है देन स्टार में अगर हम लोग आते हैं तो वैल्यूज 3 टाइम्स रेड्यूस हो जाएगी, मतलब 3 से डिवाइड कर देना है। तो डेल्टा से स्टार में आ रहे थे तो 3 से डिवाइड कर दिए तो 2 ओम आ गया। वहीं कैपेसिटेंस रहता अगर हम लोगों का, या फिर इम्पिडेंस भी हो तो भी सेम है ना, इम्पिडेंस की भी वैल्यू हो तो इसी तरीके से कन्वर्ट होगी। कैपेसिटेंस पे चेंज हो जाता है। कैपेसिटेंस में क्या होता है कि स्टार से डेल्टा अगर आप जा रहे हैं तो वैल्यूज 3 टाइम्स यहाँ पे रेड्यूस होंगी, एंड डेल्टा टू स्टार अगर आप जा रहे हैं तो वैल्यूज 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगी, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगी, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो सिंपल सा बात है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपने पढ़ा ही होगा, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन एन एसी सर्किट विद अ पावर फैक्टर आपको गिवन है cos फाई 0.8 एंड apparent पावर गिवन है S इज इक्वल टू 500 VA, व्हाट इज द रियल पावर। तो रियल पावर इज नथिंग बट, जस्ट अ सेकंड, रियल पावर इज नथिंग बट P इज इक्वल टू एसी सर्किट सिंगल फेज, तो S cos फाई,
एस कॉस फाई, इसी को हम लोग लिखते हैं ना, एस को क्या लिखते हैं हम लोग, वी मल्टीप्लाइड विद आई का प्रोडक्ट होता है एपरेंट पावर, वी आई कॉस फाई, वी आई कॉस फाई। तो एस दिया हुआ है आपको, एस कितना दिया हुआ है 500 मल्टीप्लाइड विद 0.8 अगर हम लोग करते हैं तो आपको पी भी निकल जाएगा जो कि 400 वॉट होगा। 400 वॉट इज द राइट आंसर, 400 वॉट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बहुत सिंपल है। डीसी एंड एसी रेस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट, डीसी एंड एसी रेस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट पे क्वेश्चन है, मतलब ट्रांजिएंट बिहेवियर in a DC circuit with a series RL network, DC circuit with series RL network, RL network सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे एक सोर्स कनेक्टेड है डीसी सोर्स, एंड देन यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड है और इस स्विच को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, राइट। आरएल नेटवर्क की एक सर्किट है। व्हाट हैपेंस टू द करंट, यहाँ पे एक करंट फ्लो करेगा जब सर्किट क्लोज हो जाएगी। व्हाट हैपेंस टू द करंट व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, तो जब स्विच क्लोज होगा तो सर्किट कंप्लीट होती है और ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो। और सर्किट में क्या है, इंडक्टर है। इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है, सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है, अपोज, ये करंट को सडनली चेंज नहीं होने देगा। देखिए जब ये सर्किट ओपन सर्किटेड था, ये स्विच ओपन था, तो कितना करंट फ्लो हो रहा था, ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी। इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है, मतलब पहले क्या था, 0 करंट था, तो अब स्विच क्लोज करने के बाद करंट 0 से डायरेक्टली 10 एम्पियर या 20 या 100 या थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर में इंक्रीज नहीं करेगा। कैसा इंक्रीज करेगा, इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द स्विच करंट क्या होगा, क्योंकि प्रीवियसली t इज इक्वल टू 0 माइनस पे करंट जब 0 था, तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पे इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे हम लोग स्विच को क्लोज कर रहे हैं, तो इमीडिएट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। तो पहले 0 होगी एंड देन ग्रेजुअली राइज होगा, it increases gradually to its maximum value, कि ग्रेजुअली करंट चेंज होना चालू होगा सर्क्यूटरी में, क्योंकि इंडक्टर अपनी एनर्जी को चेंज करना चालू करेगा। लेकिन इंडक्टर होने की वजह से इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द स्विच करंट की वैल्यू 0 होगी एंड देन ग्रेजुअली धीरे धीरे राइज होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। टाइम पीरियड ऑफ एसी सिग्नल, टाइम पीरियड ऑफ एसी सिग्नल, तो बताइए टाइम पीरियड क्या होगा। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज, तो आप लोगों को पता है टाइम पीरियड क्या होगा, एफ इज इक्वल टू, जब 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज दिया हुआ, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 1/f, 1/f विच इज नथिंग बट 1/50, तो 0.02 सेकेंड इज द राइट आंसर, 0.02 सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैपेसिटर रिएक्टेंस से क्वेश्चन है। व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC if the capacitor आपको दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरड एंड द फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, रेडियन पर सेकंड नहीं, हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी f दी हुई है। देन XC क्या होगा, XC का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, XC इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। XL इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता होना चाहिए, XL होता है ओमेगा L, और XC क्या होता है 1/ओमेगा सी। तो 1 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई मल्टीप्लाइड विथ f इंटू सी, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 पाई मल्टीप्लाइड विथ, ये 2 है ना, ध्यान दीजिएगा इसका, 2 पाई मल्टीप्लाइड विथ f की वैल्यू 60 हर्ट्ज एंड देन c की वैल्यू कितनी है 10, और माइक्रो फैराड है, मतलब 10 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻6। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो ऑप्शन ए हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो कि 265.26 ओम आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू मिलेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। पॉलीफेज सिस्टम पावर, पॉलीफेज सिस्टम पावर पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। फॉर अ बैलेंस 3 फेज लोड
with a line current is equal to 10 ampere and the line voltage VL is equals to 400 volt. What is the total power if the power factor is 0.9? cos phi आपको दिया हुआ है, cos phi is equal to 0.9, देन टोटल पावर आपसे पूछ रहा है, तो V √3 VLIL cos phi होता है, चाहे वो स्टार कनेक्टेड सिस्टम हो चाहे वो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम हो, एक्टिव पावर का सेम फॉर्मूला होता है, √3 VLIL cos phi, √3 VLIL cos phi। ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, सारी वैल्यूज रखिए, पुट करिए, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 6240। देखिएगा अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं है, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी, नियरर हो सकता है ये वैल्यू आएगी 6235 वोल्ट आएगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है इसके, तो जो कि ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफाइड एसी सिग्नल? देखिए फुल वेव रेक्टिफाइड एसी सिग्नल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर जो होता है, अगर इस तरीके का वेव हम लोग देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर क्या काम करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके का फुल वेव एसी सिग्नल अगर हम लोग देते हैं तो इसका आउटपुट जो होगा ये फुल वेव रेक्टिफायर का कुछ इस तरीके से होगा। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो तो इस तरीके का अगर हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो ये आउटपुट कैसा देता? इसका आउटपुट होता कुछ इस तरीके से, हाफ वेव क्लिप्ड ऑफ, राइट। इस तरीके से अगेन कंटिन्यूएशन में अगर सिग्नल होता तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप ऑफ कर देता था। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। तो ध्यान दीजिएगा, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात कर रहा है, रेक्टिफाइड एसी सिग्नल, मतलब इस तरीके का जब सिग्नल है तो इसकी एवरेज वैल्यू के बारे में कमेंट करना है आपको। एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू क्या होगी इसकी? 2Vm/π होती है। इसकी वैल्यूज आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रिमेंबर होना चाहिए। हम लोगों के पास चार्ट अवेलेबल है, उसमें देखते हैं, और ये वैल्यूज आप लोग, अगर आपके पास नहीं होगा तो याद कर लीजिए इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। तो डिफरेंट वेव फॉर्म के लिए एवरेज और आरएमएस वैल्यू का ये चार्ट जो कि प्रोवाइड किया हुआ है आपको, और इसको रिमेंबर करिए। हाँ, वेव फॉर्म, और इस पे एक सेशन भी ले लेंगे हम लोग सेपरेटली, बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन ये सारी चीज़ें हम लोग डील नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, आप लोग रिमेंबर रखिए। देखिए एसी सिग्नल है, हाफ एवरेज वैल्यू क्या होगी? फुल साइकिल में 0 एंड हाफ साइकिल में 2Am/π। Am इज द मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू। तो आप चाहे Am लिख सकते हैं या Im लिख सकते हैं या Vm लिख सकते हैं, आपके ऊपर है क्या नेमिंग करते हैं आप। हाफ साइकिल में 2Vm/π होती है। तो ये देखिए, ये फुल वेव रेक्टिफाइड एसी सिग्नल है, 2Vm/π ऑप्शन में दिया हुआ था, इसीलिए हम लोगों ने चूज किया ऑप्शन 2Vm/π। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, 2Vm/π इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल का। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग रिमेंबर रखिएगा। देखिए इस लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और अदरवाइज हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में या शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, देन स्क्रॉल करते हैं हम लोग नीचे, कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, एंड देन ये ट्रायंगुलर वेव, डिफरेंट ट्रायंगुलर वेव। तो ये वाली जो है वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू है, एंड देन ये आरएमएस वैल्यू है, राइट। तो ये चार्ट आप लोग रिमेंबर रखिएगा, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में, बहुत अच्छे खासे हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो ये आपका पूरा चार्ट एक जगह पे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, रिमेंबर रखिएगा ऑलवेज। तो BEE के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हम लोग, नेक्स्ट सेशन में अगेन कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम लोग एग्जाम रेल की सीरीज में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से प्रिपेयर करिए डेडिकेटेड वे में, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा कम है। वेरी ऑल द बेस्ट।